नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। इसी के साथ आइए स्वागत कर लेते हैं अपने आज के अतिथि गौरव प्रधान जी का। गौरव जी, बहुत-बहुत प्रणाम। स्वागत है आपका। नमस्कार। सबको जय श्री राम। जी, दर्शकों, लोकसभा में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 2 बिल प्रस्तुत हुए। पहला बिल था जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ये भी एक अमेंडमेंट बिल था और उसी के साथ-साथ दूसरा बिल था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, पुनर्गठन अमेंडमेंट बिल 2023। मजे की बात यह है कि ये जो अमेंडमेंट वाला आया है दूसरे बिल में, पुनर्गठन वाले में, ये बिल 2019 में ही कानून बन के पास हुआ था और जिसके जरिए धारा 370 और 35 कैपिटल ए की समाप्ति हुई थी। अब ऐसे में उसके बाद अमित शाह जी ने जो लोकसभा में भाषण दिया, वो भाषण देने के साथ इसमें इन दोनों बिलों में है क्या ये समाचारों में आपको सबको पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा-सा इसका आपको शुरुआत बता दूँ। पहला बिल आया है आरक्षण के लिए। आरक्षण दरअसल 370 के रहते हुए जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके का दलित या एसटी-एससी रिजर्वेशन नहीं थे। यहाँ तक कि वहाँ सफाई कर्मचारियों का रिजर्वेशन केवल सफाई कर्मचारी बन जाने तक के लिए ही थे। तो ये तमाम विसंगतियाँ थी। अब जाके पहले 90 जो नंबर्स थे जम्मू कश्मीर की विधानसभा के, उनमें 3 सीटों की और बढ़ोतरी हुई है, यानी 93 सीटें हो जाएँगी और उनमें से 7-7 कुल मिला के 14 सीटों पर 7 एससी, 7 एसटी ये रिजर्वेशन भी दिए गए हैं। ये जो 3 सीटें बढ़ी हैं, इसमें 1 सीट इंटरेस्टिंग है। 2 सीटें, 1 सीट महिला की है, 1 सीट है कश्मीरी पंडितों जो निर्वासित हुए हैं, लेकिन तीसरी सीट है पीओके से आए हुए किसी एक नागरिक की। अब यहां आके इंटरेस्ट आता है और उसके बाद ये दोनों बिल पास हों, उससे पहले जो अमित शाह जी का भाषण था, जिसमें उन्होंने पंडित नेहरू के ब्लंडर्स को गिनाया। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू के ब्लंडर की वजह से आज हम पीओके जैसा टर्म सुनते हैं। तो क्या पीओके की समाप्ति, पीओके नाम के शब्द की भी शहादत का समय आ चुका है? गौरव जी, ये किस तरफ का संकेत है? भाई जैसा मैं हमेशा से बोलता हूँ देखो जो बैंगन का भरता है ना, वो हल्की आँच पे बनाया जाता है। तेज़ आँच पे बनाओगे तो जल जाएगा। ठीक है? जितनी खस्ता चीज़ें बनाई जाती हैं, चाहे वो आपकी भरी हुई कचौड़ी हो, आप गोरखपुर में बैठे हैं, हम बनारस से आए हैं, अभी मुंबई से सुबह-सुबह आए हैं। जो खस्ता चीज़ें बनती हैं, वो हमेशा हल्की आँच पे बनती हैं। वो तेज़ आँच पे नहीं बनती है, तेज़ आँच पे पूड़ी बनती है। तो ये तैयारी आज की नहीं है, ये तैयारी 2014 से चल रही है। जैसा कि मैंने हमेशा सिखाया है, समझाया है कि युद्ध में जाने से पहले युद्ध के आज का समय वो नहीं है जहाँ जब आपने एक-दूसरे के सामने फ़ौज खड़ी कर दी और 4 गोले इधर से पड़े, 5 गोले उधर से पड़े और आप जीत गए और झंडे गाड़ दिए। ना, ये तरीका नहीं है। पहले आपने मिडल ईस्ट को साधा, फिर आपने पाकिस्तान को बर्बाद किया, फिर आपने 370-35 हटाई। अब उसमें संशोधन की ज़रूरत है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं और मैंने भी कई बार इस बात पे लिखा है कि जैसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं, चाहे वो जम्मू में हों, चाहे और जगह हों, वो उछलते-कूदते रहते हैं और मैं कहता हूँ संयम रखो, धैर्य रखो, हर चीज़ धैर्य से होगी, समय के हिसाब से होगी। एकदम ये नहीं बोला जाएगा कि जाके शुरू हो जाओ, मार-काट कर दो, ऐसा नहीं होगा। जो बक्करवाल है कम्युनिटी है, जो पहाड़ी है, जो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, इनको किसी भी रूप का कोई भी अधिकार कश्मीर में नहीं था 370 हटने से पहले। ये वोट भी नहीं दे सकते थे। चुनाव लड़ना तो दूर की बात, ये वोट भी नहीं दे सकते थे क्योंकि कश्मीर को बपौती बना दिया था 3 परिवारों का, मुफ्ती मोहम्मद का हो गया और आपका फारूक अब्दुल्ला का परिवार हो गया। बाकी फिर वो यासीन मलिक, मीरवाइज़ उमर फारूक, ये 3-4 लोग थे जिनकी एक छत्र राज्य था परिवार का। पुलिस में हवलदार भर्ती होगा, एसआई भर्ती होगा, वो भी इन्हीं के परिवार से जुड़े हुए होते थे।
शिक्षक होते थे वो भी इन्हीं के परिवार से होते थे, सरकारी नौकरी में हो वो भी इन्हीं के परिवार से होते थे और चुनाव जो लड़े वो भी इन्हीं के परिवार से होते थे। कहीं न मतलब डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पर वो लिनेज इसी परिवार की आती थी। पहाड़ी, बकरवाल, गुर्जर ये जो समुदाय है इसकी कहीं कोई गिनती किसी भी रूप में नहीं थी। तो जब आपने अब ये संशोधन लेके आए हैं और उनको उनके अधिकार दिए हैं, आप खुद सोचिए मतलब बहुत जब पंजाब से और देश के और हिस्सों से सफाई के लिए लोगों को कश्मीर बुलाया गया था, आज से दशकों पहले की बात है। तो एक नियम बना था कि उनके बच्चे भले ही कितने पढ़ लिख जाएँ, चाहे वो आईआईटी से इंजीनियर कर ले, आईआईएम से मैनेजमेंट कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन वो काम केवल सफाई का ही कर सकता है कश्मीर में। वो सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकता, वो इंजीनियर भी नहीं बन सकता, किसी सरकारी उसमें वो कोई मैनेजमेंट रोल में नहीं जा सकता, उसको सफाई कर्मचारी ही रखना है। ये चीज़ें अब टूट रही हैं, ये चीज़ें अब बदल रही हैं, धीरे-धीरे बदल रही हैं। Change is a slow and a constant process if it has to survive the future. चेंज सडन नहीं होता है, वो टूट जाता है। तो संशोधन बिल इसकी अपेक्षा थी आने की क्योंकि अब हम तैयारी कर रहे हैं केवल पीओजेके की नहीं बल्कि कश्मीर में चुनाव की भी। आने वाले समय में चुनाव तब तक नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता जो 3-4 परिवारों की बपौती है, आपने फिर से चुनाव कर दिया तो चुन के तो वही लोग आ जाएँगे ना। फिर आपका फ़ायदा क्या है? आपने रिफ़ॉर्म कहाँ लेके आए? तो रिफ़ॉर्म लाने के लिए आपको जो फंडामेंटल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनको समझना है, उनको बदलने की ज़रूरत है, नियमावली बदलने की ज़रूरत है, जो बैरियर बनाए हैं, उन्हें तोड़ने की ज़रूरत है, उसके बाद जब तक हम ये तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आप पीओजे को लेके क्या कर लेंगे? आप एक मेस को छोड़ के और उस दलदल को और बढ़ा देंगे। तो आपको अपना घर भई आपके घर में भी अगर मेहमान आएँगे तो पहले आप अपना घर साफ करोगे या गंदे घर में मेहमान बुला लोगे? और जो लोग पीओजे जब मिलेगा और भारत का अभिन्न हिस्सा जो था और है और बनेगा, वहाँ के लोगों के लिए आपको एक प्लेटफ़ॉर्म देना है। इसीलिए 26 सीटें विधानसभा की पीओजेके के लिए हैं। नॉमिनेशन 1 24 सीट 24 सीट है। 24 नॉमिने नॉमिनेशन 1 सीट पे है। कश्मीरी पंडितों को उनका अधिकार भी दिया जा रहा है। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है। पॉलिटिकल प्रोसेस हमेशा स्लो होता है और स्लो होने का फ़ायदा ये होता है कि फिर वो दशकों तक रहता है, सैकड़ों सालों तक रहता है। तो मुझे तो अच्छा लगा ये चीज़ें बदल रही हैं और ये संशोधन आए, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है जो कि आने ही थे। बिल्कुल ठीक बात है। और ये पहले अगर देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब एक में था, तो ये सीटें 117 हुआ करती थी जिसमें 24 सीटें जो हैं वो हमेशा पीओके के लिए रहती थी लेकिन वो वहाँ पर कोई चुनाव नहीं होता था इसलिए खाली रहती थी। अब जब 370 हटने के बाद ये पुनर्गठन हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अलग-अलग, उसके बाद से ये परसीमन भी आप देखिए तो 94-95 के बाद बहुत ज़्यादा दिनों के बाद ये परसीमन हुआ है। अब यहाँ पर एक सामाजिक सवाल खड़ा होता है कि पूरे देश के, चाहे वो कम्युनिस्ट हों, चाहे कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग हों या हमारे जो हैं दलित चिंतक हैं, एक से एक स्वनामधन्य चिंतक हैं, जिनको हमेशा जो है वो जय भीम, जय भीम, जय भीम का नारा याद आता है। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में 370 हटने से पहले, जैसा कि आपने कहा, मैंने भी शुरुआत में दर्शकों तक ये बात पहुँचाई कि इस आरक्षण एक विलक्षण रूप में था। आरक्षण इस अजीब और दुखदाई तरीके से था कि जम्मू कश्मीर के सफाई कर्मचारी का लड़का केवल और केवल सफाई कर्मचारी ही अपनी पूरी जिंदगी में बन सकता था, इसके अलावा वो कुछ नहीं बन सकता था। लेकिन जातिगत आधार पर जो हमारा दलित समाज है, जो हमारा एसटी समाज है, उसको कोई रिजर्वेशन नहीं था। इसके लिए कभी कोई मांग नहीं उठी। और अब जब कल इसमें प्रोविज़न दिया गया है कि बाकायदे 7 सीटें एससी वर्ग के लिए और 7 सीटें एसटी वर्ग के लिए।
ये उसी एग्जिस्टिंग जो 90 सीटें हैं उन्हीं में क्रिएट किया गया है। 3 सीटें तो अलग क्रिएट की गई हैं जो कि अब होंगी टोटल 93 जिस पर चुनाव होगा। 90 पर चुनाव होगा और 3 मनोनीत सीटें होंगी, एक पीयूके वाला और दूसरा एक महिला का और एक कश्मीरी पंडित का। आखिर इन 14 सीटों का हक दलितों को, वंचितों को, शोषितों को मिले, इस पर ये शेष भारत का पाखंडी समाज अब तक चुप क्यों था? यहाँ राहुल गांधी को देखिए, ओबीसी की बड़ी चिंता है उनको, दलित चिंतकों को हर बात पे जय भीम का नारा लगाते हैं, लेकिन वहां तो जय भीम की ही सर्वाधिक प्रेजेंस है ना। फिर जय भीम के नारेबाज कहाँ गए थे? और अगर कल ये कानून बन गया तो इसका स्वागत क्यों नहीं हो रहा? अभी तक तो मुझे कहीं स्वागत सुनाई नहीं दिया। ये जो जय भीम और जय मीम वाले जो ये नमूने हैं भारत में, ये राजनीति से प्रेरित हैं। इनका ना जय भीम से कोई लेना-देना है, ना दलितों और समाज के उत्थान से कोई लेना-देना है। इनको केवल अपनी रोटी सेकनी है। अवनीश भाई, बड़े सीधी-सी सवाल है कि मैं आपको अधिकार दे आप मेरे साथ काम करते हैं, मैं आपको अधिकार देता हूँ कि दुनिया में गाली दो, लेकिन शर्त ये है मुझे मत देना। ठीक है ना? तो इन लोगों का कार्य करने का तरीका ही ये है कि दुनिया भर को गालियाँ सुनाओ, लेकिन जहाँ कांग्रेस का एक छत्र हो, जहाँ आपके जो और लोग हैं उनका एक छत्र अधिकार हो, वहाँ पर मत करना। अब जब आप जय भीम की बात करते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी अपना दलित या किसी और समाज से कोई अपना प्रेसिडेंट आज तक बनाया? नहीं बनाया। और अगर कोई गलती से बन भी गया तो भी उसने माँ और बेटे के राज्य में उनके डायरेक्शन में ही काम करा है। उसके सीताराम अलावा केसरी का सीताराम सीताराम केसरी का एक एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन किस तरीके से उनका कुर्ता धोती फाड़ के और बेइज्जत करके उनको भगाया, ये भी पूरे देश ने देखा है जी। टॉयलेट में बंद कर दिया था उन्हें जब चुनाव हो रहे थे और सोनिया गांधी इकलौती खड़ी हो गई और वो जीत गई। तो ये सबने देखा है कि जब दलित समाज या जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जब वो अपनी बात करता है तो ये लोग उसे कैसे सप्रेस करते हैं। कश्मीर में इन चीज़ों का नाम इसलिए नहीं उठाया गया क्योंकि यहाँ पर आप क्योंकि देखो, ये जितने जय मीम वाले हैं, इनका पैसा कहाँ से आता है? मैं तो देता नहीं। टाटा अंबानी वगैरह कोई इस पे देता नहीं, ये पैसा सब बाहर से आता है, केवल समाज को तोड़ने के लिए। मैं हमेशा ये मानता हूँ, चाहे आप जय भीम बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, अंततः आप सनातनी हो। और सनातन इतना सरल है, सभी सनातनी हैं, पैदा हमारी जन्म सनातन होता है, बाद में आपका पंथ डिसाइड होता है। हम्म। धर्म सबका सनातनी होता है। तो समाज को तोड़ना, भारत के हिंदू समाज को तोड़ना मूल उद्देश्य रहा है और उसको जातियों में बाँटना मूल उद्देश्य रहा है। क्योंकि हिंदू को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे मैंने उस दिन भी लिखा था कि अगर आप ब्राह्मण हो तो आप एक बूँद हो, अगर आप राजपूत हो तो आप एक बूँद हो, अगर आप क्षत्रिय हो तो आप एक बूँद हो, लेकिन अगर आप हिंदू हो तो आप एक विशाल समुद्र हो। तो कश्मीर में जो ये पार्टियों का जो परिवारों की बपौती थी, जो अपना अपना एक छत्र राज्य चाहते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ के चलते थे, उन पे एक बहुत बड़ा प्रहार है, जो समझ में उन लोगों को तो आता है, लेकिन बाहर के लोगों को, जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कश्मीर को केवल सत्ता परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते। हम कश्मीर को पूरा नया इवॉल्व कर रहे हैं और आज से 25 साल बाद हम सनातन कश्मीर देखेंगे, ये आप लिख के रख लो। कई बार मेरी बहस हो जाती है बहुत लोगों से कि आप कश्मीर इतना जाते हो, कश्मीरों के मुसलमानों के साथ इतना रहते हो, ये दुनिया भर का। मैं कहता हूँ आप कभी जाके देखो। अगर आप कश्मीर नहीं गए हो और कश्मीर जाने का अर्थ मैं जब बोलता हूँ कश्मीर जाना तो मेरा मतलब श्रीनगर से नहीं है। मेरा मतलब है कश्मीर के बाहर के इलाके, दूर-दराज के इलाके। मैं आप मैं जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं श्रीनगर की, नीचे की साउथ श्रीनगर में, साउथ कश्मीर में, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ श्रीनगर से ऊपर जाने की। आपको एक दूसरा ही कश्मीर दिखाई देगा जो आप घर में बैठ के दिल्ली, गोरखपुर, इलाहाबाद
प्रयागराज और लखनऊ में बैठ के समझ में नहीं आएगा। आपको जाना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, तभी आप समझ में आएगा। अब अगले मैं जा रहा हूँ इस हफ्ते, फिर जा रहा हूँ, अब कश्मीर जा रहा हूँ 10 दिन के लिए। तो हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, कोशिश है और बड़ा सुकून मिलता है। तो ये चीज़ें जो आइस सीलिंग थी वो तोड़ी गई है। अब बकरवाल हों, पहाड़ी हों, शेड्यूल्ड कास्ट के और समाज के लोग हों, चाहे सिख हों वहाँ पर, चाहे हिंदू हो, हर आदमी इलेक्शन चुनाव लड़ सकता है, जो पहले असंभव था। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, अब जरा आते हैं ये दोनों सुधार के जो विधेयक थे, बाकायदे ये दोनों बिल पास हो गए। अब इनकी ये राज्यसभा में जाएगा और सरकार 2014 से ही सरकार की एक विशेषता तो देखी गई है, चाहे वो लोअर हाउस हो, चाहे अपर हाउस हो। लोअर हाउस में तो इनका बहुमत है नहीं, लोकसभा में बहुमत रहा है। राज्यसभा में स्थितियां खिलाफ रही हैं नंबर्स में, लेकिन 2014 से साहब हमने या पूरे देश ने कभी कोई काम-धाम रुकते हुए तो देखा नहीं, बल्कि लोकसभा में एक बार बहसबाजी भी होती है और कुछ देर के लिए बिल अटकता भी है, लेकिन राज्यसभा से तो ऐसे थ्रू होता है कि पूछिए ही मत। बहरहाल, तो अब इनके अस्तित्व में आ जाने में कोई बात है नहीं। अब मैं आना चाहूँगा, जरा आपका ध्यान आकर्षित करूँगा अमित शाह जी, गृहमंत्री जी के भाषण पर। अमित शाह जी, वो भी फ्लोर हाउस जब कुछ बोलते हैं और खास तौर से 370 हटाने का जो बिल आया था पहला, जो 2019 में अमेंडमेंट जिसमें ये अमेंडमेंट आया है, तो उस समय पूरे देश को, सभी भारतीयों को एक चीज याद हो और हमेशा याद रहती है कि हम जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जान दे देंगे। तो वो जान देने वाली बात जब 2023 में ये एक नए स्वरूप में दो बिल्स आते हैं, तो नेहरू के दो ब्लंडर्स पे उन्होंने बड़ा जम के प्रहार किया। पहला पहला ब्लंडर कि जिस समय हम लगभग जीत की पोजीशन पे थे और पीओके जैसी किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी समय उन्होंने युद्ध विराम कर दिया 47 में। दूसरा उन्होंने कहा कि उसके बाद थाल में सजा के इस पूरी समस्या को लेके चले गए यूएन, और वो भी तब गए, हालांकि अमित शाह जी ने नहीं कहा, इसमें मैं जोड़ देता हूं, वो भी तब गए जब आपका आर्मी चीफ अंग्रेज था, माउंटबेटन यहीं भारत में थे, ऑफिशियल आपके नेशन हेड थे, ऑफिशियली नेशन हेड थे, आपका नेवल चीफ, आपका एयरफोर्स चीफ, ये सारे के सारे अंग्रेज थे। तो ये समस्या मिस्टर नेहरू ने यहां क्यों नहीं सुलझाई? तो ये जो दो बात की, अचानक अमित शाह ने, और अचानक नहीं करते, ये सरकार अचानक नहीं करती, इसके शीर्ष नेता अचानक कुछ भी नहीं करते। तो जिस तरीके से नेहरू के दो ब्लंडर्स को उन्होंने हाथ लगाया, और तीसरा सवाल मेरा कि ये यूएन गए क्यों, जब सब कुछ तो अंग्रेज यहीं बैठे हुए थे, आप यहीं फैसला करा लेते। तो क्या ये पीओजे के की तरफ बढ़ता हुआ वो कदम है जो कि नेहरू के जिक्र के साथ इसलिए कल शुरू हुआ कि इस गलती को, ऐतिहासिक गलती को अब खत्म करना है? क्या ये कमिटमेंट था अमित शाह का फ्लोर ऑफ द हाउस पे? देखो, आपने अभी नेहरू जी की बात करी और आपके पीछे से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। ख़ैर, बात करते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, नेहरू पॉलिटिकल जीनियस नहीं थे, ना नेहरू पॉलिटिकल थे, नेहरू एक मोहरा था। बड़ी सीधी-सी बात बोल रहा हूँ, अंग्रेज़ों के मोहरे थे, जिनका प्रधानमंत्री कार्यकाल शुरू हुआ था 16 सितंबर 1946 को। मैंने आप ही के चैनल पे ये बात करी थी पिछली बार, ठीक है? अंग्रेज कभी नहीं चाहते कि भारत का पाकिस्तान का मसला सुधरे, बल्कि वो एक कैंसर के रूप में, एक घाव के रूप में उसको भारत को देना चाहते थे। वरना आप खुद सोचो 19 से, और ये बात नेहरू तक नहीं, ये पूरे परिवार की बात रही है आज तक, राहुल गांधी तक। वरना क्या कारण था कि बांग्लादेश से जब युद्ध हुआ था, जब ईस्ट पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो आपने चिकन नेक को चौड़ा क्यों नहीं करा? यही कारण है कि आपने बांग्लादेशी जो पाकिस्तानी फ़ोर्स के आपने 90,000 सैनिक गिरफ्तार किए थे, बिना उसको किसी रूप में ट्रीट करे हुए आपने छोड़ दिया, अपने सैनिकों को वापस लिए।
तो ये परिवार जो नेहरू परिवार है, ये कभी इंटेलेक्चुअल था नहीं, इसकी जड़ें कभी भारत में थी नहीं, ना हैं आज भी। ये केवल अंग्रेज़ों को पहले अंग्रेज़ों को, फिर सोवियत संघ को और उसके बाद अब चाइना के हाथ में खेलता है। वरना अगर वो युद्ध विराम नहीं होता, 3 दिन और चलता, तो पीओजेके की तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। हम तो सिंध और लाहौर तक बैठे हुए थे, ठीक है ना? लेकिन आपने उस चीज़ को मान के उसको पीओजेके क्रिएट करा और उसके बाद उसको यूएन ले गए। यूएन भी कहाँ ले गए? वो जिस आर्टिकल के तहत आप यूएन ले गए, वो आर्टिकल ही गलत था। आप शायद इसको 30-35 आर्टिकल में ले गए, मेरे को ठीक से नंबर याद नहीं है, जबकि ये 50-51 आर्टिकल में जाना चाहिए था। तो आप जब लेके गए तो वो ही गलत लेके गए और यूएन ने अब तो ये सारी चीज़ें आप समझिए। पीओजेके जब हम पीओजेके पे अपना झंडा लगाएँगे, उससे पहले जितनी हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हैं, वो तो ठीक करना ज़रूरी है ना। क्योंकि आप आगे आने वाली जनरेशन के लिए, आगे आने वाली नस्लों के लिए आप वो कैंसर छोड़ के नहीं जाएँगे, भाजपा कैंसर छोड़ के नहीं जाएगी, आने वाली नस्लों के लिए। तो आपको जो ब्लंडर्स हैं, उनको उजागर भी करना है, लोगों को बताना भी है और पूरी रूप से सफाई करके उसके बाद आप नया अपना झंडा वहाँ पर लगाएँगे ताकि पीछे की कोई भी लेगेसी ऐसी ना रह जाए, जिसको किसी भी रूप में कहीं पर भी चैलेंज किया जा सके। आपने जब बात करी कि ये सरकार के शीर्ष नेता कोई भी काम अचानक नहीं करते हैं, आपकी बात बिल्कुल उचित है। 2014 से लेके आज तक देख लीजिए, कोई भी कार्य अचानक नहीं हुआ है, बल्कि वेल प्लान्ड वे में हुआ है। अब ये अलग बात है, लोगों को समझ में आए या ना आए, हम भी एक सीमा तक कोशिश कर सकते हैं समझाने की। अब जिसकी समझने की सामर्थ्य है ही नहीं, वो नहीं समझेगा। वरना आप देखें, यही कड़ी का हिस्सा है नवाज़ शरीफ को भारत में बुलाना उस सेरेमनी में, उसके बाद चाय पे उनके यहाँ जाना, उसके बाद डिमोनेटाइज़ेशन करना, उसके बाद पाकिस्तान को एफएटीएफ में डालना, ओआईसी को तोड़ना, उसके बाद और जितने भी कर्मकांड चले, उसके बाद आपने पीओजेके हटाया, वो 370-35 से हटाया, आपने राम मंदिर बनाया, फिर अब आप संशोधन लेके आ रहे हैं। अब जो पिछड़ा समाज है, जिस समाज को कभी भी अधिकार नहीं मिले कश्मीर में, उनको अधिकार दिए जा रहे हैं। पहले ये था कि अगर आप कश्मीर की लड़की हो, बाहर शादी करती हो, तो आपका कोई अधिकार नहीं रहता है। लेकिन लड़का बाहर से शादी करके लड़की को लाता है, तो उसका अधिकार होता है। उसको आपने समाप्त किया, उसको आपने रेक्टिफ़ाई किया। आज आप 15 साल की डोमिसाइल पे, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, अगर मैं आज से कश्मीर में रहना शुरू करता हूँ, 15 साल बाद मुझे कश्मीर की डोमिसाइल मिल जाएगी, जो कि पहले असंभव था। आप चाहे 50 साल रहो, चाहे 40 साल रहो, आप कभी कश्मीर के हो ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें, इतिहास जब हम लिख रहे हैं, नया इतिहास लिख रहे हैं, तो हमें पुरानी जितने भी घाव हैं, उनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। और जहाँ घाव ट्रीट ना हो, उस आम को काट के अलग करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे याद आ गया, मैं कुछ दिन सर्जिकल कंपनी में अपने शुरुआती दिनों में कुछ दिन मैंने नौकरी की है। तो डॉक्टरों के सर्जनों के सोहबत में अक्सर रहता था। तो सर्जन ये कहते थे कि हमारा काम शुरू ही तब होता है, जब रोगी के शरीर में जो बाकी समस्याएँ हैं, वो कंट्रोल में रहती है। यानी उसका बीपी कंट्रोल में हो, उसका शुगर कंट्रोल में हो, उसको और कोई प्रॉब्लम हो। वहाँ तक कि वो ये कहते थे कि अगर उसके आँख में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो भी हम एक बार सर्जरी के लिए उसको फिट नहीं मानते। तो आपने जब कहा, तो ये बात इसलिए समझ में आती है कि अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा का भी चुनाव कराना है और आप अगर अपने साथ किसी और को जोड़ना चाहते हैं, यानी अपना किसी और को, सॉरी, बहुत सारे दर्शक मुझे डाँट देंगे, किसी और को नहीं, अपने पीओजेके को जोड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर जो आपके पास कश्मीर है, वो पूरी तरीके से एक मॉडल होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड मॉडल होना चाहिए और वो पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। तो इसकी स्वस्थ होने की शुरुआत तो 370 हटाने के बाद हो गई। जी। देखिए, कई
कई एंगल पे एक साथ काम किया जाता है, कई बिंदुओं पे एक साथ काम किया जाता है, एक-एक बिंदु नहीं होता। तो जहाँ तक संसद का सवाल है, संसद चाहे वो आरक्षण दे या लोगों को उनका अधिकार दे, ये एक तरफ। लेकिन जब आप सिटीज़न की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी की जब बात आती है, तो आप जो अपनी आर्म फोर्सेज़ हैं, जो आपकी सेनाएँ हैं, चाहे वो भारतीय सेना हो, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, कोई भी हो, उसकी काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। संसद का काम है अधिकार देना। लोगों का काम जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम है कश्मीर को डेवलप करना। हम जैसे लोगों का छोटा-मोटा जो हमने ज़बरदस्ती अपने गले में डाल लिया है, हमें किसी ने दिया तो नहीं है, इतनी तो हमारी हैसियत है नहीं कि हमें कोई मतलब हम इस लायक हों किसी के लिए कुछ कर सकें। लेकिन हमने भी सोचा अपना योगदान देते हैं और हम भी लटक लिए कश्मीर में। तो 62nd ट्रिप मेरा शुरू होगा मंडे से कश्मीर के 10 दिन का। तो 4 साल में 62nd ट्रिप 62 ट्रिप मज़ाक नहीं है। नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं है। और मुझे लगता है कि 15वां साल बीतते-बीतते 2018 से मैं गिनना शुरू करूँगा। जो मेरी जानकारी है आपका कश्मीर से लगातार इस तरह का रब्तो तसलसल 2017 तो 2017 तो 2017 से जैसे ही 15वां साल पूरा होगा तो मैं आपको जम्मू कश्मीर का नागरिक बनने की बधाई भी दे सकता हूँ। कम से कम ये उम्मीद तो मैं कर ही सकता नहीं, हूँ। नहीं, अविनाश भाई इतना लंबा मैं नहीं सोचता हूँ क्योंकि 15 साल बहुत होते हैं, मैं उतना जीवित नहीं रहूँगा। मेरे पास 4-5 साल, 6 साल और हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अपना जितना योगदान है दे के निकल लेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा चूँकि आपने अपनी 4 साढ़े 400 यात्राओं का ज़िक्र किया और मैं जानता हूँ कि जम्मू-कश्मीर के रेशे-रेशे से जिसको कहते हैं ना मैं ज़मीनी महक, ज़मीनी सुगंध, इससे आप बहुत वाकिफ़ हैं। एक मेरा सवाल है, ये हो सकता है दर्शकों तक भी ये बात पहुँचे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। 25,000 370 किलो का 25,000 किलो का मशरूम खाना है तो मेरे साथ आओ फ्री में खिलाता हूँ। वहीं खेत में बैठ के काटेंगे, वहीं बनाएँगे और वहीं खाएँगे। बिल्कुल, वो भी करेंगे। एक सवाल मेरा था जो मैं मेरा एक तरह से कहिए कि मैं जानना चाहता हूँ। कश्मीर आप लगातार इतना जाते हैं, 370 के हटने के बाद तमाम तरह की बात होती है कि साहब लाल चौक इतना बदल गया और सड़कें ऐसे बन गईं और ये काम इतना हो रहा है, स्कूल इतने खुल गए, तिरंगे दिख रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, अब वो अलगाववादी बहुत कंट्रोल में हैं। लेकिन पंचायत के इलेक्शन में ये देखा गया कि अच्छी खासी राजनैतिक एक्टिविटीज़ जो हैं, वो दिखाई दी। अब अगर विधानसभा चुनाव के लहजे में मैं अगर बात करूं तो क्या जम्मू कश्मीर में नई लीडरशिप नई पौध जो कि जिला पंचायत और ये जो आपका ग्रामीण चुनाव हुए थे उस पंचायत चुनाव उसमें देखने को मिला तो क्या उसका सेकेंड टियर यानी विधानसभा स्तर तक राज्य स्तर तक एक नई पौध तैयार हो गई है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बड़े मतलब अच्छी बात आपने बोली। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने महसूस करी है, बल्कि मैंने लोगों से बात भी करी है, क्योंकि मैं इंटीरियर्स में जाता हूँ और वहाँ पर जो नई फ़ौज है, जो नए नेता कह लीजिए, जो उभरते हुए नेता हैं, वो उसी समाज से आ रहे हैं, जिस समाज में कभी बंदूक राज करती थी। और वो जो नए नेता हैं, वो वही हैं जो आज भारत का झंडा लेके और भारत को प्लेज करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप आने वाले मैं ये नहीं कह रहा ये कल हो जाएगा और ना मैं ये कह रहा हूँ ये 2 दिन बाद हो जाएगा। लेकिन आने वाले समय में 5-10 साल में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जब ये नई जनरेशन के नेता उभर के बाहर आ रहे हैं, जिनकी संप्रभुता भारत में है, जिनकी आस्था भारत में है, जो भारत का झंडा लेके चलते हैं और मूल बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो सनातन को भी समझते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कश्मीर को बहुत ज़्यादा जानता हूँ, 60-65 ट्रिप कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, कोई भी जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोगों को धक्का लगेगा और बहुत भयंकर धक्का लगेगा। जो मुस्लिम समाज है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं श्रीनगर हम्म। और 4 डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा। ठीक बात है। मैं एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ, जो कश्मीर है उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो
अलगाववादी अड्डे थे 3 पार्टियों के, 4 परिवारों के, उनकी बात नहीं कर रहा। जब आप बाहर जाएँगे ना, तो वो भी सनातन को उसी तरह पूजते हैं जिस तरह हम सनातन को पूजते हैं। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो मुसलमान हैं, लेकिन घर की अलमारी खोलोगे तो शारदा पीठ और महादेव की आपको महादेव की आपको शिवलिंग और शारदा पीठ की आपको फ़ोटो दिखेगी। बहुत से ऐसे परिवार हैं, जहाँ आपको रामायण और महाभारत दिखेगी। बहुत से ऐसे परिवार हैं, जहाँ आपको पांडव के बारे में व्याख्यान दिखेगा, जिसको आप पढ़ सकते हैं, जो उसको वो लोग मान सकते हैं, क्योंकि लोग नहीं जानते, पर पांडवों का एक बहुत मुख्य समय था, जो बड़ा उन्होंने समय। कश्मीर में बड़ा समय था, जो उन्होंने कश्मीर में घाटियों में बिताया था, और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो पांडवों द्वारा, भीम द्वारा खास तौर से बनाए गए हैं। तो जब मैं बेट करता हूँ किसी चीज़ पे, तो बहुत स्टडी के बाद बेट करता हूँ। मैं ये नहीं कि किसी ने 2 शब्द अच्छे बोले और हम पीछे-पीछे भागना शुरू कर दिए। तो कश्मीर को असली अगर समझना है तो कश्मीर जाना ज़रूरी है। कश्मीर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ जो कश्मीरी पंडित मेरे मित्र हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, उन जो श्रीनगर से हैं ख़ास तौर से, अब तो ख़ैर जम्मू में रहते हैं, लेकिन जो श्रीनगर से हैं, उनका एक घर अभी भी श्रीनगर में है, जब जाते हैं तो वहीं रुकते हैं वो लोग। उन्होंने अपनी आँखों देखी बात बताई है कि कैसे कश्मीरी मुसलमान घर के अंदर सनातन साहित्य को रखता है, पढ़ता है, समझता है। वो बाहर इसलिए नहीं आता क्योंकि बाहर डर था। जिस दिन वो आप डर हटाओगे, जो कि कोशिश जारी है, जिस दिन वो डर पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, जो कश्मीर आपको दिखेगा वो आप पहचान भी नहीं पाओगे। और ये मैं किताबों में पढ़ के, मैं किताबें-विताबें नहीं पढ़ता, ये फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं उस जगह जाके रह के, वहाँ के लोगों से मिल के, समझ के और उनको उनकी जानकारी लेके उसके बाद ही कुछ बात बोलता हूँ। हवा में 4 किताबें पढ़ के मैं ज्ञान नहीं बाँटता। बिल्कुल ठीक बात है और ये समझ में भी आता है और ज़मीन की असली सुगंध तभी मिलती है जब वहाँ से इसीलिए मैंने अपना ये सवाल ये मेरी इच्छा थी कि मैं इसके बारे में जानूँ। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ के कुछ परिवारों की राजनीति खत्म हो रही है, कल हाउस में और भी आपने बिलबिलाहट देखी गई। आपने आपने जो बात बोली कि 15 साल बाद आप जब कश्मीर के क्या बोला था नागरिक सिटीज़न हो बनेंगे। जाएँगे। हाँ, नागरिक तो मैं भारत का हूँ, और कश्मीर भारत में है, तो मुझे वहाँ की नागरिकता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जो कहने का मूल अर्थ था, वो मैं ये था कि डोमिसाइल की बात कर रहा था। हुँ, जिस दिन मैं कश्मीर में जाके बसूँगा, तो मैं आपको यार 62, 60, 65 ट्रिप कश्मीर के, तो यही कहा जाएगा ना कि मैं कश्मीर में बस चुका हूँ। बिल्कुल रहा ठीक बात। सवाल घर का, तो आपको मैं बताऊँ, बहुत सारे ऐसे मुसलमान लोग हैं, वहाँ पर किसान लोग हैं, जिन्होंने अपनी ज़मीनें मुझे देने की बात करी है। और ये केवल मेरे को खुश करने के लिए नहीं, कागज़ लेके बैठे हैं कि साहब आपके हुँ, नाम पे ये ज़मीन हम रजिस्टर करते हैं। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने तो बोला था डल लेक पे खड़े हो जाओ, जहाँ आपको ज़मीन चाहिए मैं आपको ज़मीन दिलवा दूँगा, आपके नाम पे। तो हमारा थोड़ा-सा बिज़नेस आइडिया भी वहाँ है, गुलमर्ग के बाजू में एक रिसॉर्ट बनाने की कोशिश चल रही है। देखते हैं वो काम पूरा होता है या नहीं होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हमारे कश्मीर आके लंबे समय तक प्रवास का इंतज़ाम जो है वो आप कर रहे हैं। इसके नहीं लिए बेटा, पैसे दे दो ना, फ्री में तो मैं किसी को नहीं घुसाने वाला। नहीं ठीक है वो एमआरपी पे आएँगे साहब। अच्छा अब चलते-चलते अगर मैं एक बात आपसे इसको सम अप करते हुए इस चर्चा को पूछूँ, तो तीसरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी 2024 का और जो रास्ता अभी दिखाई दे रहा है 5 राज्यों को जो चुनाव हुए हैं जिनमें 3 राज्यों में एक बड़ा बहुमत आया है और कई राज्यों में उनमें से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने तो चौंकाया है। बहुत सारे लोगों को चौंकाया है। तो ये अब एक बात सीधे-सीधे समझ में आ रही है कि सनातन धर्मी अब स्वयं के एकीकरण की तरफ बढ़ रहा है। उसने जाति कार्ड को
नकारा है, क्योंकि अगर आप देखिए तो जातिगत आरक्षण और जातिगत जनगणना की बात जो है वो राहुल गांधी बड़ी तेजी से लेके उड़े थे, जो कि पटना में इन्होंने नीतीश कुमार ने करके दिखाया। तो उसको फेल किया है एक तो सनातन धर्मियों ने। दूसरी तरफ साउथ में अगर आप देखिए तो सुदूर दक्षिण तमिलनाडु से स्टालिन और स्टालिन का परिवार जिस तरीके से सनातन को लगातार गालियां दे रहा है, तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो लगातार बदल रहा है 2019 में ये 370 हटने के बाद, तो वहां एक सनातन का पूरा बैकग्राउंड दिखाई देता है और आपने उसको महसूस किया है। ऐसे में क्या 2024 के बाद का जो दौर होगा, वो अब सनातन का भारत की अभी जो मौजूदा सीमा है, उससे बाहर का विस्तार होगा? आर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीओ जो कि आपको लेके आना है तो बट नेचुरल है कि आपकी वर्तमान सीमा का विस्तार होगा। कुल मिला के मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि सनातन 2014 से लगातार जब भारत में मजबूत हो रहा है, तो अब इस सनातन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा या लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की मियाद क्या 2024 से आगे हम कभी भी देख सकते हैं? पहली चीज़ आपने जो एक बात बोली कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों से सब चौंक गए। मेरे ख्याल से ये वो लोग चौंके जो हेडलाइन पढ़ते हैं, टीवी न्यूज़ देखते हैं। एक पत्रकार तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो चुनाव का विश्लेषण करते हैं, एक हमारे मित्र हैं। काफ़ी कम उम्र है हमसे, लेकिन बहुत अच्छे हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं। उनका नाम है प्रदीप भंडारी। ठीक है, सुना होगा आपने ये। इनका कोई मुझे ना ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम नहीं ध्यान है, पर ये चुनाव के प्रेडिक्शंस करते हैं। पहले शायद वो अर्नब गोस्वामी के टाइम पे भी आते थे, अभी और चैनलों के साथ आते हैं। वोटिंग शुरू होने से 1 महीना पहले जब मेरी बात हुई थी, जब वो इंदौर गए थे, तो किसी ने मुझे मिलवाया था। उन्होंने ही बोला था कि मेरे को मिलवा दो सर से। तो पूछा था कि क्या आपका क्या अंदेजा है? तो मैंने बोला था राजस्थान भाजपा का है। मध्य प्रदेश में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा पिछले कांग्रेस के जो पिछला इलेक्शन हुआ था उससे। और दिग्विजय सिंह का एक मैसेज भी था कि कांग्रेस को 150 सीटें जीतनी चाहिए, जिस पे मैंने लिखा था दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि भाजपा 150 क्रॉस कर सकती है अगर सब ईमानदारी से काम करें, कर्मठ हों। तो मध्य प्रदेश भी भाजपा का जाएगा। और मैंने उनको लिखा था कि जो छत्तीसगढ़ है वहाँ अंडर करंट है। अंडर करंट मतलब वो बाहर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब नतीजे आएँगे तो भाजपा के पक्ष में आएँगे। और तेलंगाना में कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर खत्म करने के लिए और तेलंगाना में बीआरएस को स्टेट लेवल पे खत्म करने के लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस वहाँ जीतेगी, तभी वो खत्म होगा। रीजनल पार्टीज़ को आप आसानी से खत्म नहीं कर सकते, तो ये काम आपने सौंपा कांग्रेस को। जब आपने बात करी कि सनातन का विस्तार 2024 के बाद, तो सनातन का 2024 नहीं, सनातन का विस्तार ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जब हम बात करते हैं विश्व, और ये पीओजे के वगैरह तो हमारा ही है, ये एलओसी वगैरह तो रोज ही हम पार करते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो सनातन का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके होना है, वो होना नहीं है, हो रहा है। आज आप देखिए, चाहे वो आप अमेरिका में देख लीजिए, चाहे ब्रिटेन में देख लीजिए, चाहे दुनिया भर के और किसी भी देश में देख लीजिए, सनातन का विस्तार हो रहा है। देखिए अवनीश भाई, क्या होता है, लोग अपनी बात का मंथन नहीं करते और रिएक्शन जल्दी देते हैं। उँगलियाँ तेज चलती हैं कीबोर्ड पे ज़बान से ज़्यादा या दिमाग से ज़्यादा। जब हम बात करते हैं विश्व गुरु की, तो विश्व गुरु क्या है? विश्व गुरु का मूल जो फाउंडेशन है, जो उसकी नींव है, वो तो सनातन पे है ना। और बिल्कुल, जब हम भारत की बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो सनातन के बिना तो भारत विश्व गुरु बन ही नहीं सकता, ठीक बात। ठीक? और विश्व गुरु सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर हमेशा दूसरों को सप्रेस करके बनती है। दूसरों के जो
जो उनका हिस्सा है उसको भी निचोड़ के अपने पास रख के तब आप सुपर पावर बनते हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे और कोई देश हो जो सुपर पावर की कैटेगरी में आते हैं। भारत को सुपर पावर नहीं बनना है। भारत का कभी भी प्लान जब हम भारत बोलते हैं यहाँ पर तो भारत का अर्थ है मोदी सरकार। जब मोदी सरकार का प्लान कभी भी सुपर पावर का नहीं है बल्कि विश्व गुरु का है जिसकी जिसकी नींव सनातन है। तो सनातन का विस्तार हो चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि 2024 के बाद आपको बहुत खुल के ये आपके सामने आएगा। लेकिन अगर आप छोटी-छोटी इवेंट को मॉनिटर करें, छोटे-छोटे मूव मॉनिटर करें, तो सनातन का विस्तार तो है और बिल्कुल ठीक। सनातन का विस्तार की जो टर्निंग पॉइंट है मतलब एक रोड होती है ना जिसका एक टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ आप अपने घर के लिए मुड़ते हो। ये टर्निंग पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है समझना भाई। ये हुँ, टर्निंग पॉइंट है भारत के प्रधानमंत्री का नया हवाई जहाज। हवाई जहाज पे भारत और इंडिया का लिखा होना और उस हवाई जहाज के आने के बाद नरेंद्र मोदी ने विदेशी यात्राओं में कभी भी बिज़नेस सूट नहीं पहना, बल्कि कुर्ता पजामा और जैकेट ही पहनी। ये नींव है। ये वो टर्निंग पॉइंट है विश्व गुरु का जहाँ अब दुनिया को बता रहे हो कि हमारा परिधान क्या है, हमारी भाषा क्या है, इंडिया को भारत बोला जाता है। तो जो अब ऐसा नहीं होता है कि आपने कल ऑर्डिनेंस पास करा इंडिया का नाम बदल के भारत। जब तक भारत लोगों की ज़बान पे नहीं आएगा, तब तक उसका कानूनी रूप नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात। तो जब जब सारे लोग और सारे का मतलब मैं और आपसे नहीं है, हम 2 लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। सारे का मतलब है पूरा दुनिया, पूरा विश्व जब भारत बोलना शुरू करेगा, जब भारत को पहचानना शुरू करेगा, तो भारत का नाम अपने आप आ जाएगा। अभी नहीं आएगा कि 2024 में ऑर्डिनेंस आ जाएगा, इंडिया का नाम रिप्लेस करके ये हो जाएगा। भई जयशंकर ने बोला है ना, इंडिया दैट इज़ भारत। संविधान में भी लिखा हुआ है, पहले पेज पे लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, तो वो भारत तो हमेशा से था। अब हमें उस भारत को एस्टैब्लिश करना है, दुनिया के ज़बान पे लाना है और विश्व गुरु भारत को बनाना है। विश्व गुरु की आधारशिला सनातन संस्कृति है, सनातन सिविलाइज़ेशन है, बिना उसके नहीं। 2014 के बाद जो सूरज देखिए 2014 से 2019 ब्रह्म काल था। ब्रह्म काल में आप आप नहाते हो, धोते हो, अपने आप को स्वच्छ करते हो, पूजा में बैठते हो, पूजा करते हो। सूरज उगल निकलने के बाद, सूरज के उदय और पहली किरण आने के बाद आप अपनी जीवन की जो भोजन इत्यादि है वो करते हो। और उसके बाद का जो काल आता है उसमें आप काम करते हो। तो आप समझने की कोशिश करो 2014 से 2019 का काल वो ब्रह्म मुहूर्त था जिसमें आपने पूजा-पाठ सबकी तैयारी करी, सारे राक्षस असुरों को ठिकाने लगाया, उनके काम करे। उसके बाद 2019 से 2024 का समय आया जहाँ आप संपन्न होके अपने सपनों को साकार करने की नींव रख रहे हो, साकार करने की कोशिश कर रहे हो और 2024 के बाद का वो काल होगा जब वो सपने अपनी इमारत दिखनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है और ये किसी अनुष्ठान जैसे आपने ब्रह्म काल से बात शुरू की और पूरी दिनचर्या गिनाई, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि जब होता है ना तो एक पूरा कर्मकांड शुरू होता है और अंत में हवन होता है। तो मुझे लग रहा है कि आप 2024 के बाद उस स्थापना के हवन की बात कर रहे हैं, जहाँ से उसके न सिर्फ सुगंध फैलेगी, धुआँ दिखाई देगा, अग्नि भी प्रज्वलित होते हुए दिखाई देगी और पूरी तरीके से वो एक संस्कार है, एक जो और जी, हवन हवन में जब आहुति दी जाती है और हवन जब अग्नि प्रज्वलित करी जाती है तो उसके धुएँ से जितने कीटाणु हैं मर जाते हैं। ऑब्वियस है, वो तो मर ही जाते हैं और सुगंध ही सुगंध सिर्फ़ फैलती है बदबू और नकारात्मकता इसका कोई स्थान नहीं होता। तो निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर
राज्य के लिए 370 की समाप्ति के बाद जो ये 2 विधेयक आए हैं, वो समाज के स्तर पर, जनता के स्तर पर और नागरिक के स्तर पर कितना कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाएँगे, ये साफ-साफ तौर पे देखा जा सकता है। जो दलितों और हमारे एसटी कम्युनिटी का रिजर्वेशन है, वो साफ तौर पे, यानी कि अब आप ये कह सकते हैं कि भारत का अभिन्न अंग जो अब तक कागजों में था, नारों में था, भाव में था, लेकिन सामने प्रैक्टिकल स्तर पर नहीं था, वो सामने दिखाई दे रहा है 370 के खत्म होने के बाद। आपके आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों से एक चीज़ निवेदन करना चाहूँगा कि मीडिया क्या बोलता है कश्मीर के बारे में, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया को कुछ नहीं पता। जो सोशल मीडिया के स्वयंभू इन्फ्लुएंसर हैं, जो घर में बैठ के दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, बैंगलोर इत्यादि में बैठ के कश्मीर पे ज्ञान फैलते हैं या जो जम्मू में भी बैठ के ज्ञान फैलते हैं, इन सबको सुनने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से किसी को कुछ नहीं पता। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब भी आपका मौका लगे कश्मीर जाइए और कश्मीर में श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप भले ही फ्लाइट से श्रीनगर में लैंड होंगे, अगले 6 महीने में ट्रेन आ जाएगी, श्रीनगर बनिहाल तक जाएगी। आप जाइए और श्रीनगर के बाहर घूमना शुरू कीजिए। आपको परिवर्तन अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको वहाँ की कम्युनिटी के बारे में अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको जैसे तितवाल में शारदा मंदिर बना है, जैसे आपका श्रीनगर के बाहर खीर भवानी टेम्पल है या ज्येष्ठा देवी टेम्पल है या हनुमान जी का टेम्पल है। पंचमुखी हनुमान का एक ही मात्र टेम्पल है और वो कश्मीर में है, वो श्रीनगर के पास है। हुँ, श्रीनगर तो शंकराचार्य है, जब आप यहाँ जाएँगे तब आपको एहसास होगा और आपके मन में एक प्रश्न चिन्ह आएगा कि इतना सब होने के बाद भी ये मंदिर अभी तक खत्म क्यों नहीं करे गए थे। जब आप वहाँ लोकल कम्युनिटी से मिलेंगे, बात करेंगे तो आपको जो कश्मीर दिखेगा, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं कोई सेकुलर नहीं हूँ। मैं एक प्राउडली सनातनी हूँ, हर चीज़ में सनातन जोड़ता हूँ, काम करता हूँ। लेकिन कश्मीर के बारे में जो भ्रांतियाँ हमारे सोशल मीडिया के स्वयंभू इन्फ्लुएंसर ने फैला रखी हैं, कट्टर-झट्टर हिंदू जिसे हम बोलते हैं, वो आपको दूर हो जाएँगी। तो कश्मीर के बारे में आप जहाँ जो चाहें बोलें, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर खुद इनके जाए। बारे में अगर आप बोलना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप स्वयं जाइए और फिर देखिए। बिल्कुल ठीक। दिल्ली, बम्बई में बैठे हुए स्वयंभू पत्रकार और स्वयंभू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुछ नहीं जानते, ये इन्होंने एक कदम नहीं रखा है। बिल्कुल ठीक बात है और हमारे बुजुर्ग भी ये कह के गए हैं कि अगर आपको जहाँ की भी वास्तविक हालात पता करने हैं, तो खुद जाइए, खुद समझिए, खुद देखिए। और ये दौर ऐसा है कि अब तो कश्मीर की हालत भी बहुत अच्छी हो गई है। तमाम रिपोर्टें हैं, वहाँ बढ़ता पर्यटन है। तो अपने-अपने तरीके से एक नागरिक के तौर पर भी क्यों ना कश्मीर जाया जाए, क्यों ना पूर्वोत्तर जाया जाए और ये असल मायने में होगा कि पूरा भारत एक तरीके से जी रहा है। गौरव जी, पीओके के हवाले से, कल संसद में आए हुए इन 2 बिल्स के हवाले से आपने जो एक पूरी बातचीत करी, हमें आशा है कि दर्शकों को इससे काफ़ी कुछ मिला होगा। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे गौरव प्रधान जी और अगला समय कश्मीर से आने के बाद होगा, क्योंकि अगला 1 डेढ़ हफ्ता मेरा फिर कश्मीर में है। ठीक है जी, आप कश्मीर से लौटिए, आपको फिर हम कश्मीर पे ही पकड़ेंगे और कश्मीर पे ही बात करेंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। गौरव प्रधान जी को धन्यवाद देते हुए आप सबसे विदा चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री श्री राम।